बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाज़िलज़ात इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। आज की जो पहली स्टोरी है, जो पहला टॉपिक है, वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है। तालिबान ने धमकी दी है अगर तुर्की ने फ़ौजें उतारी तो जंग होगी। दूसरी स्टोरी जो हमारी है वो मरीम नवाज़ का लीपा में ख़ताब है, उसके हवाले से बात की जाएगी। तीसरी स्टोरी है बारिश की आमद है, मानसून आ गई, गर्मी का ज़ोर टूट जाएगा, लेकिन उसके साथ जो मुश्किलात पैदा होने वाली हैं या हो रही हैं उस पर बात करेंगे। और जो आखिरी स्टोरी है, जो आखिरी मौजू है वो है बक्कर मंडियाँ जगह जगह लगी हैं। अगरचे हुकूमत ने कुछ जगह मुख्तस की है लाहौर के हवाले से, लेकिन आपको गलियों बाज़ारों महलों में भी बकरियां नज़र आएंगी। आपको चलती ज़िंदगी लोगों की उलझन में जारी है। और फिर एक ख़तरनाक वाक़या हुआ है कि एक कुत्ते ने एक बच्चे को काटा है जिससे उसकी डेथ हो गई है। ये है हमारे आज के टॉपिक्स और मैं कोशिश करूँगा कि शुरू करूँ बुखारी साहब के ज़रिए। बुखारी साहब, ये जो तुर्की ने अगर फ़ौज उतारी, मेरा नहीं ख्याल कि तुर्की फ़ौज उतारेगा, ये क्या तसव्वुर तालिबान के ज़हन में आ गया है? देखिए इफ्तिखार साहब, गुजारिश ये है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो लम्हा बदल रही है और हमारे लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत फूंक फूंक के कदम रखें। हमारी जो सफारतकारी है उसके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का हमें सामना है। जो आपने बात की तुर्की की फ़ौजें उतारने की, वो कुछ ऐसा तासुर दिया जा रहा है गालबन एलाइड फोर्सेस की तरफ से कि हम तो जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन जो यहाँ की एयर बेसिस हैं, जो यहाँ की सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी निगाहदाश्त के लिए, उनकी निगरानी के लिए शायद तुर्की से दरख्वास्त की जाएगी कि वो अपनी फ़ौजें भेजे। तुर्की की फ़ौजें ऑलरेडी वहाँ मौजूद भी हैं, ये भी एक बात याद आने के लिए याद रहनी चाहिए। जो एक अहम बात है वो ये, जो बाइडन ने कल अपने एक इंटरव्यू में कहा कि तालिबान का हमारे साथ ये मुआहदा है कि वो काबुल को कैप्चर नहीं करेंगे और इसी तरह से जो प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल पर हमला नहीं करेंगे। और अब तक अगर आप गौर से देखें सूरत हाल जो अफ़गानिस्तान की है, 200 के करीब वो दावा कर रहे हैं कि हमारा कब्ज़ा है प्रोविंसेस पर, लेकिन किसी के कैपिटल को अभी तक उन्होंने नहीं गिराया है। तो ये मुआहदा जो है ये भी अभी खुल के सामने आएगा। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि कल एक इंटरव्यू था जो तर्जुमान है तालिबान के, उनका, उसमें 2-3 बातें उन्होंने ऐसी कही हैं जिसकी सेंसिटिविटीज़ जो है उसको ज़ेरे गौर लाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। एक तो ये है कि उनका कहना यह है कि जी जो मर्ज़ी हो जाए, हुकूमत वहाँ पर इस्लामी इमारत की कायम होगी और वहाँ पर इस्लामी निज़ाम होगा। ये तो वो कहते हैं कि हम अकेले हुकूमत नहीं करेंगे, हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको ले कर बनाई जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहली दफ़ा है कि तालिबान जो है उन्होंने सफारतकारी को अपना टूल बनाया है। तो एक वक्त में उनका डेलीगेशन रशिया में मौजूद था, उसी वक्त में एक डेलीगेशन ईरान में मौजूद था। तो मेरा ख्याल ये है कि पिछले जो उनका इक़्तिदार था 3 साल का, 2.5 साल का, उसके बाद उन्होंने सबक तो कुछ ज़रूर सीखे हैं, लेकिन जिस बार पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है तर्जुमान ने वो ये है कि वहाँ पर तर्ज़ हुकूमत जो है वो इस्लामी होगा और उसके ऊपर वो कहते हैं कि हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। एक आखिरी बात अगर आप इजाज़त दें, दूसरा उन्होंने यकीन दहानी कराई है, ख़ास तौर से उनसे सवाल पूछा गया था कि जो पाकिस्तानी तालिबान है, विल दे ऑपरेट फ्राम अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान? उनका कैटेगोरिकली नहीं, उनका ना हम ये इजाज़त देंगे और ना हम ये तवक्को रखते हैं कि हमारे पड़ोसी अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल। अच्छा, ये जो बात है गारंटी की कि वो इजाज़त नहीं देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इजाज़त मांगेगा उनसे किसी से, क्योंकि धड़े तो वहाँ पे हैं। 2 बातें जो बुखारी साहब ने कही बड़ी अहम, एक तो कि वो इस्लामी इमारत आप, मुझे तो कोई उनकी इस्लामी इमारत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहना, और ना ही मेरा ख्याल है कोई ऐसा भी धड़ा है, ना उज़्बेक, ना ताजिक, ना हज़ारा, जो इस्लामिक इमारत के ख़िलाफ़ होंगे। दूसरी चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो सरहद पार से कुछ डेड बॉडीज़ आ रही हैं जिनके जनाजे पाकिस्तान में आ रहे हैं, पेशावर में आ रहे हैं, ये क्या सूरत हाल वहाँ पर जन्म ले रही है? देखें, ये आपने पाकिस्तान के आने वाले दिनों में खूनरेज़ी की तरफ इशारा किया है। पाकिस्तान में यहाँ से जो लोग गए हैं, जनाजे उन्हीं के आए हैं जो यहाँ रहते हैं, और उन जनाज़ों की जो जब जनाजे उठाए गए तो उसमें तालिबान का परचम भी था और तालिबान के नारे भी थे। अच्छा, अब बात यह है कि नौजवान यहाँ से जाएंगे तालिबान के साथ जंग लड़ने, और फिर जब वहाँ से वापस आएंगे
जिंदा ना आए, वो यहाँ पर आके जो है वो तहरीक तालिबान बनेगी और वो जो खूरेजी वहाँ हो रही है वो खूरेजी यहाँ होगी। उसका हल जो है वो ये है कि अफगान तालिबान को दबाव डाला जाए, उन्हें मजबूर किया जाए और उन्हें कहा जाए कि अगर उन्होंने बाकी वो इस्लामी निज़ाम कायम करें या जो भी निज़ाम कायम करें, लेकिन शर्त यह है कि वहाँ जो दूसरे एथनिक ग्रुप हैं, शुमाली तहादा है, अज़बुक हैं, ताजिक हैं, तुर्कमानी हैं और दूसरे लोग हैं और दूसरे फ़िरके हैं जिनका वो कत्लेआम माजी में कर चुके हैं, उनके साथ मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाएंगे। अगर वो मखलूत हुकूमत ना बनाएं तो पाकिस्तान को वाज़े तौर पे उन्हें कहना चाहिए कि हम जो है तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, एक मिनट, और पूरी दुनिया भी कबूल नहीं करेगी। और अगर पाकिस्तान ने ऐसा ना किया तो पाकिस्तान में खूरेजी आएगी और पाकिस्तान में खूरेजी जो है, एक मिनट, हम दुनिया में दावा करते रहे हैं। आज भी जो है वो शेख रशीद ने कहा कि 70 अफराद को हम मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। तालिबान को हमने पाला है, तालिबान की हमने मदद की है। हमें आज चाहिए कि हम उनसे कहें कि भाई हमारे दबाव डाले कि हम तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। वरना बड़ी सिंपल ये खूरेजी को कोई नहीं रोक सकता। मेरी आज भी मुतालबा है कि पाकिस्तान को बचाया जाए, पाकिस्तान को बचाया जाए। एक बड़ा बुरा दौर हुआ क्या है, पाकिस्तान किसी से बचाएं? मैं बताता हूँ, जो जनाजे आ रहे हैं ये जनाजे कल मुसल्लह लश्कर भी आएंगे। एक आध अभी तो शुरू हुआ, अभी तो खेल ज्यादा आएंगे। खान साहब बात सुने, ज्यादा आएंगे। खान साहब मुझे मुसल्लह लश्कर आएंगे आप। और ये जावेद वो कह रहे हैं, उसकी बात सुनो, वो कह रहे हैं मुसल्लह लश्कर आएंगे। इस बात का जवाब दो ना। एक सेकंड मैं बताता हूँ। पहली बात ये है कि अफगानिस्तान का जो मामला है उसका पाकिस्तान से जितना गहरा ताल्लुक ये बयान कर रहे हैं कि खून रेजी होगी, जनाजे आने से पता नहीं क्या हो जाएगा, तूफान बरपा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहली चीज, अंजम साहब एक सेकंड पहले बात सुन लेना। आप पहले अफगानिस्तान देख तो लें हो क्या रहा है, आप फिर बात कर लीजिएगा ना। अफगानिस्तान में देखें बड़ी सिंपल सी बात है, तालिबान ने बड़ी दो चीज़ें हैं, एक अमेरिका क्या कर रहा है और दूसरा तालिबान क्या कर रहे हैं। तालिबान बड़ी ओपनली क्लेम ये कर रहे हैं कि जो हमारी तर्ज हुकूमत होगी हम उस पर मिल बैठ के बात करने को तैयार हैं और उस तर्ज हुकूमत की का जो भी फार्मूला हम बनाएंगे उसके मुताबिक हम मिल के चलने को तैयार हैं। उनका हक है ये, और ये उन्होंने बात की एक, और उसी पे वो बातचीत कर रहे हैं जिन ग्रुप्स की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, ठीक है एक। और दूसरी बात यह है कि तालिबान ने दूसरी भी बड़ी कैटेगोरिकली बात की है, क्योंकि पिछले एक साल से उन्होंने तमाम ग्रुप, इस्लामिक, अमेरिकन, पाकिस्तान, कोई भी स्टेक होल्डर है, सबको एक बात कही है कि हम इस्लामी तर्ज हुकूमत के दायरे में रह के, जिनकी तरफ आपने इशारा किया था कि जो उन्होंने लर्न किया 2.5 साल में, उसमें जो भी पॉसिबल चेंजेस हैं ला के हम एक सिस्टम बनाएंगे। अमेरिका क्या हो रहा है, अमेरिका जनाब आज उनके जो फोर्सेस के हेड थे जनरल स्कॉट मुलर, वो आज ऑफिशियली फारग हो रहे हैं और आज से आप ये समझ लें कि जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो अमेरिका से निकलने की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और कमान सारी अफगानिस्तान से निकलने की तरफ जा रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें जो इंपॉर्टेंट, दो बातें मैं करना चाहता हूँ, जो एयर स्ट्राइक के इंचार्ज हैं उनको सिस्टम हैंड ओवर हो रहा एक, और दूसरा अमेरिका ने बड़ा कैटेगरी के सेनेट की कमेटी में भी ये स्टेटमेंट दी है और ऑफिशियली भी दी है कि जो अमेरिकन ने जो कहना था कह दिया। ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है ना। ग्राउंड रियलिटी पे आ रहा हूं ना, उन्होंने क्लियर एयर स्ट्राइक की तरफ आपको इशारा दे दिया और वो क्या दें, और उन्होंने दूसरा जो बाइडेन ने भी दूसरी बात कर दी कि हम तालिबान को क्लियर करना चाहते हैं कि दाइश और अलकायदा की सूरत भी कबूल नहीं होगी और CIA ऑपरेशन हो रही है और ज्यादा इफेक्टिव अंदाज में। जो उसके टेंटिकल्स हैं अफगानिस्तान में वो चाइना या ईरान और पाकिस्तान, उन्होंने क्लियर, ये सेनेट में CIA के डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दी है। और इन तमाम चीजों को लेते हुए असल बात क्या है कि पाकिस्तान ने बॉल देगा तो आप बात करें। पाकिस्तान ने अपनी बड़ी क्लियर स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना। पाकिस्तान ने हर तरह की पॉसिबिलिटी पे अपनी वर्किंग की है कि अगर तालिबान आते हैं हमने उनको कैसे बुखारी साहब को भी कुछ देखिए, पहली बात तो ये है कि हम यूं समझ रहे हैं जैसे हमने तालिबान पर कोई एहसान किया है कि लीजिए आइए अब काबुल तशरीफ आप ले आइए, वो कॉन्करर के तौर पे आ रहे हैं।
और हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उन पे। जरा मुझे मुकम्मल करें ना, एग्जैक्टली यही वो कॉन्कर करके आ रहे हैं, वो जंग लड़के पहुंच रहे हैं काबुल में। ये जो तासुर है ना जो भाई ने दिया है कि उन पर दबाव डालें, वो अब किसी के दबाव में नहीं है। उन्होंने क्लियर वो स्टेटमेंट अमेरिका का नहीं मान रहे तो पाकिस्तान का दबाव मानेंगे यार, खुदा के किसी लिए। किस्म का दबाव हम Let us मशवरा be जरूर ले realistic। सकते हैं। उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दी है, हम मशवरा ले सकते हैं लेकिन हम किसी का दबाव नहीं लेंगे। और भाई बात यह है कि अगर बंदूक के जोर पर दुनिया में आज कोई जो है हुकूमत कायम नहीं होती, अगर अभी तक कोई कायम नहीं होती, और अगर ये हुई तो अमेरिका तो मुतासर नहीं होगा, वो तो कई हजार मील दूर बैठा है। पाकिस्तान तो तालिबान को पूरे इंडिया के तो नहीं है ना, अफगानिस्तान के तालिबान है ना। आज अभी इफ्तिखार ने कहा कि जनाजे आ रहे हैं, जनाजे आना शुरू हो गए हैं, मुसल्लह अफराद आगे चले, और वो जो इस्लामी निज़ाम बाहर आना चाहते हैं। अंजम अब आगे भी जाए। अंजम मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं ब्रेक पे, जाएगा नहीं ख्वातीन हज़रात, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। जब हम बैठ के बात करते हैं तो जितनी जज्बाती गुफ्तगू होती है वो आप देख रहे हैं। अब मैं नहीं समझता कि ये वो वार होगी जो माजी में हुई। माजी में जो जंग लड़ेगी जिसका हमें बहुत भारी खमियाजा भुगतना पड़ा, शायद ये सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। हमने रूस को शिकस्त देने के लिए जो किरदार अदा किया, उसका जो खमियाजा हमने भुगता, मेरा ख्याल है हम काफ़ी सीख चुके हैं। और मैं नहीं समझता कि अब हम अमेरिका को जो शिकस्त तालिबान ने दी है, उसके बाद हम कोई ऐसी हरकत करेंगे कि बिला वजह उस जंग को अपने मुल्क के अंदर ले आएँ। मेरी अफवाज ताकतवर हैं, मेरी अफवाज समझदार हैं, और मेरी अफवाज की ये ज़िम्मे है कि वो बॉर्डर को इस हद तक सील करें कि ऐसी कोई भी कुमक इधर ना आए, न यहाँ से कुमक उनको जाए। ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है और ये उनका फ़र्ज़ भी है, और मुझे उन पर यकीन है कि अब ऐसा नहीं होगा। और अब हम जा रहे हैं अगले टॉपिक पे। जो कश्मीर का इलेक्शन है, मरीम की तकरीर है। मरीम की तकरीर के अलावा वो हमारे दोस्त हैं अली अमीन गंडापुर, वो पैसे देने के मूड में हैं। उन्होंने पिछले दिनों कैश पैसे भी दिए हैं और आज फिर उन्होंने कुछ वादे किए हैं। और क्या ख्याल है जावेद, ये जो पैसे दिए जा रहे हैं खुले, क्या नहीं देख रहे इलेक्शन कमीशन का, ये क्या हो रहा है? खान साहब, ये जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है, इस पर बड़ी सिंपल सी है। ये सारी इंतखाबी तकरीरें, इंतखाबी तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है, और स्वाय अवाम को बेवकूफ़ बनाने के और अपनी अपनी दुकान चमकाने के। यार ये पैसे देने वाली बात तो दुरुस्त नहीं है ना, आप कैश पैसे देने शुरू कर दें। 500 अरब का उन्होंने अनाउंस किया। 500 अरब को पैसे होते हैं, 500 अरब रुपए कश्मीर को सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बात ये नहीं है। जो असल हकीकत ये है कि मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है, इनको इस चीज़ के नोटिस मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेने चाहिए कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, उनको इस किस्म की बातें नहीं करना चाहिए। इलेक्शन से पहले इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। जहाँ तक मरियम नवाज शरीफ की बात है, कि उनकी बातों में दो बातें बड़ी क्लियर हुई हैं इस दफ़ा इस तकरीर में। एक, उन्होंने रूटीन के मुताबिक वही पीटीआई को जो कह सकती थी वो कहा। वो एक रूटीन की बात है कि इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है, इसमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी जो उन्होंने सरप्राइजिंगली इंडिकेशन दी है, वो अदारों के मुतालिक। उन्होंने कहा जी कि हम माजी में जो तनकीद करते रहे हैं, हम अदारों को कभी तनकीद नहीं की। और उन्होंने अदारों को भी खुश करने के लिए कि जो हमारी हुकूमत रही है माजी में, हमने इन्हीं अदारों की तनख्वाहों में जितनी हमने बढ़ाई है, किसी ने बढ़ाई। लेकिन देखने की चीज़ क्या है कि आज इवेंचुअली नवाज शरीफ जो अपना बयानिया देना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या उधर वो बयानिया चल जाएगा? जब ये दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि मरीम क्या कह रही है। मरीम ने कुछ फ़ौजी देखे, फ़ौजी साफ ज़रा फ़ौजी वेव करेंगे और जवाब में आप भी वेव करेंगे। फिर उसको कहना कि हमने फ़ौजियों की तनख्वाह बढ़ाई या नहीं बढ़ाई। एक बात तो ये देखें। दूसरी बात है ये जो अली अमीन गंडापुर हैं, ये क्या करते फिर रहे हैं? अच्छा, मेरे ये दो सवाल हैं आपसे। हाँ, मरियम को मैं नहीं समझता कि वो बगैर सोचे समझे, बगैर प्लानिंग के, बगैर फौजी प्लानिंग के साथ खड़े किए गए। नहीं, फौजी तो रोज नजर आते हैं पाकिस्तान। जब भी आप नीलम में खड़े हैं, कश्मीर नीलम में और कश्मीर में जब भी आप दाखिल होते हैं,
और वो आपको नज़र आते हैं, ना भी नज़र आए तो आप उनका जिक्र करना कोई पाबंदी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन असल बात यह है कि मरीम नवाज़ ने अपना बयानिया जो है वो वापस नहीं लिया, वो एक्चुअली वापस लेने की कोशिश की है उसको, हाँ क्या उसको सॉफ्टन किया है, उसको बुरी बात की है। नहीं, पहले तो वो खिलाई मखलूक बुरी बात की है। नहीं, बुरी बात नहीं की ये यार, ये बुरी और अच्छी नहीं, बात अच्छा समझना चाहता ना आप एक दानिशवर है ना। साहब उनको मरीम पता है कि नवाज- आजाद कश्मीर में मोस्टली लोग फौज में हैं। नहीं, मरीम- उन्होंने ओ, नहीं उस भाई, वोट वो बैंक सोच को लो, टारगेट वो किया है। अक्लमंद मगर आप क्या अब समझते मेरी हैं? बात तो करने दो यार, मुझे बात करो, मैं ये आपको कह रहा कब हूं रोक कि रहा हूं भाई, मुझे कन्विंस करो, बात आगे चलो। मरीम नवाज ने जो है वो प्लानिंग कर रही हैं जो पाकिस्तान में यहाँ इलेक्शन होने हैं और पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स होनी है, सर उस उसका इलेक्शन को हिस्सा है। 2 साल वो- पड़े हैं। आज वो- कौन सी प्लानिंग चल रही है? उसकी कैंपेन शुरू हो गई भी है। वो किधर से campaign वो शुरू हो कोशिश ये गई कर है? रही हैं कि किस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट बने, और जबकि वो बहुत सारी प्राइम ये मिनिस्टर काफी दिनों से अंजुम का और एक- उस एक बयानिया, मौका मेरी है। बात तो पूरी हो तो कि वो बयानिया वापस आज उन्होंने सॉफ्ट असल किया। important एक तो चीज़ है। वो कह रही मैंने फौज की बड़ी तारीफ की है, हालांकि वो खिलाई मखलूक और पता नहीं क्या क्या कहा करती थी। उन्होंने कहा कि अदारों को नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। हाँ, और वो असल बयानिया discussion ये क्या है वो कि बयानिया क्या आइन है? की बालादस्ती, हाँ। पार्लियामेंट की बालादस्ती, इल्जाम ये क्या है ना था? यही है, बयानिया। वोट को ये दो। और एक सेकंड, और ये सवाल था। आजाद कश्मीर के इलेक्शन से क्या ये ताल्लुक है? फैसला ये इन्होंने आजाद नहीं कश्मीर करना। के खैर, इलेक्शन anyway, सवाल का बयानिया तलब है, है। आज जो बयानिया में बात की उससे बयानी में बात बयानिए की। पे कोई बात नहीं हुई। उन्होंने- बयानिए पर उसने ये कहा कि अदारे भी नवाज शरीफ का बयानिया मानेंगे। ये कहा आप चुप वाह कर जी लेना, वाह। सुन लेना दूसरे की बात। देखिए, गुजारिश ये है, 2-3 चीज़ें जहां जो इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू होनी चाहिए जिन पर वो ये है। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े करके अपोजिशन की टोटल स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दिया है, जिसका वाहद फ़ायदा पीटीआई को पहुंचेगा। रियलिस्टिकली होके आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का करें ना हम एनालिसिस, बजाय प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है उसकी बहस में पढ़ने के। दूसरी बात यह है कि वहाँ की लीडरशिप को जो वहाँ तकरीरें कर रहे हैं, चाहे वो नवाज लीग की है, चाहे वो पीटीआई की है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, खुदा के वास्ते पाकिस्तान की डर्टी लीडर वहाँ ना धोएं। वहाँ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को आज़ाद इलेक्शन रहने दें। और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन इज़ नॉट ए नॉर्मल इलेक्शन। इस वक्त इंडिया ने जो कुछ किया हुआ है मकबूजा कश्मीर में, उसके बाद ये अहम है। लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं। लिहाजा जो भी जिसका बयानिया है वो आज़ाद कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में रह के बात करनी चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बात हुई हो अमीन गंडापुर साहब की, नोटों की थदियाँ देते हुए आपने देख लिया है। और अब इलेक्शन की कैंपेन में ये ऐलान करना कि जो जीतेंगे उनको हम 4 से 5 अरब रुपए फी बंदा देंगे डेवलपमेंट के लिए, इसको एक करप्शन नहीं है, ये अगर वायलेशन नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन की तो और क्या है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी एक ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि आप इनको बाज करें, वरना हम इन यहाँ का जो कैंडिडेट है आपका उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मेरा ख्याल ये है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन चूँकि काफ़ी स्ट्रेंथ और पर दिखा चुका है, इसलिए हम तवक्को करते हैं कि वहाँ पर इलेक्शन में इस तरह की अजीबोगरीब हरकत से बाज रहा जाए और इलेक्शन को नॉर्मल तरीके से इलेक्शन होने दें। अच्छा, बिलावल तो कैंपेन से चले गए हैं बाहर, वो उनको कुछ दावत मिली है अमेरिका में, कुछ लेक्चर देंगे सुने, और कुछ वहाँ के जो लेकिन ना सदर हैं। वो भी जो बहस है बेमानी है कि वो वहाँ नौकरी लेने गए हैं। ये प्रोपोगंडा है पूरी पीटीआई की लीडरशिप का। इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल से इश्यूज़ को इश्यूज़ रहने दें। वो वहाँ क्या करने गए हैं, वो आज जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ खामोशी से और ढका छुपा कुछ नहीं हो सकता। पता लग जाएगा वहाँ क्या बात करना ये है। अगले 2-4 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मैं भी एक बात क्लियर कर दूं यार, मुझे भी मौका दो कि अली अमीन गंडापुर का मैं केस लड़ दूं। अली अमीन गंडापुर कहता है कि मैं 500 अरब रुपए का जो फंड दूंगा ना, उस वक्त दूंगा जब हमारी हुकूमत बन जाएगी, नंबर 1। वही ना। नंबर 2, उसने कहा कि मुझे पता है मुख्तलिफ मनसूबों में बता रहा हूँ, ऐलान नहीं कर रहा, इसलिए बता रहा हूँ कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना लगे। और आप एक इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इल्ज़ाम नहीं है, तो वीडियो की आंखों ने सब कुछ कैच किया हुआ है। वो जो पैसे दिए थोड़े से पकड़े गए, आंख देगी कैमरे की, माफ़ नहीं करती। लेकिन अमीन गंडापुर कह रहा है मैं दूंगा ज़रूर 500 अरब रुपया, लेकिन दूंगा मंसूबों के लिए, मैं दूंगा उस गवर्नमेंट को जो मेरी गवर्नमेंट होगी। लेकिन और ख्वाजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजात। हम बहुत शोर मचा रहे थे पिछले महीने से, लोड शेडिंग है, गर्मी है,
ज़िंदगी अजाब हो गई है। अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली। अब अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, अब आएगा मानसून का सीज़न और बारिशें होंगी। लेकिन बारिशों के पहले दिन ही तकरीबन पूरे मुल्क में जो ख़बरें आ रही हैं वो ख़तरनाक हैं। हरीपुर से ख़बर आई है, एफराबाद से ख़बर आ रही है, जो हमारे पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला हैं वहाँ से आ रही ख़बर, पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है। और इससे पहले कि ये मेरे दोस्त इसमें पार्टिसिपेट करें, मैं समझता हूँ कि मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दूँ कि इस वक्त हमारे दरियाओं में क्या पोजीशन है। दरिया चनाब में 12 और 13 जुलाई के दरमियान सैलाब का ख़तरा है। 12 तारीख को मराला के मुकाम पर पानी जो था वो 3 लाख क्यूसेक तक वो पहुँच सकता है। खानकी के मुकाम पर 13 जुलाई को ऊंचे सैलाब का ख़तरा है। कादराबाद के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब का ख़तरा कहा जा रहा है। चनाब से मुंसलिक जो नाले होते हैं जिनके ऊपर आबादियाँ हैं उसमें भी पानी बढ़ रहा है। तो ये एक दिन के अंदर जो बारिश से सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है। हम इस पर बात करेंगे। इसमें लोगों की अमवात हुई हैं, इलेक्ट्रिक करंट से अमवात हुई हैं, बिल्डिंग गिरने से हुई हैं। अब देखना हमने करना क्या जी, वो हमारे ये जो अदारे होते हैं बुखारी साहब जिन्होंने तैयारी की होती है कि हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट से बचाएंगे, तो वो इसमें क्या हमारी मदद कर सकते हैं और क्या होगा। और एक बात और मैं ऐड कर दूं, कहा जाता है, मुझे नहीं पता, कि कोरोना बारिश में ज़्यादा फैल सकता है और कोरोना की हम बड़ी बातें भी सुन रहे हैं। देखिए गुजारिश ये है कि हम हर साल ये रोना भी रोते हैं और हर साल तबाही भी होती है, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है पिछली हुकूमतों में भी और इस हुकूमत में भी, वो ये है कि इन एंटीसिपेशन हम कोई प्लानिंग, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक दिन की बारिश ने जो हाल किया है वो हमारे सामने, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो हवेलियाँ हैं, चाहे वो पिंडी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम क्यों सर पर वो लाठी पड़ती है तो सोचने क्यों बैठ जाते हैं। हम एंटीसिपेशन में देखिए, आपके पास इंटरनेशनल लेवल का मेट ऑफिस है जो आपको फोरकास्ट देता है कि आने वाले दिनों में कब बारिशें होंगी, कितनी बारिशें होंगी, मॉनसून एवरेज के मुताबिक होगी, अबव एवरेज होगी, बिलो एवरेज होगी। हम उससे कोई इस्तिफादा हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखिए कि जो स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम है कि वो हर वक्त अलर्ट्स जारी करे। पाकिस्तान का इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है, उसके ऊपर आपको लम्हा बलम्हा पता चल सकता है कि कहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पर सैलाब आएगा, जो डाउन स्ट्रीम एरिया है वहाँ से लोगों की एवैक्यूएशन करनी है कि नहीं करनी है, जो किसानों की फसलें खड़ी हुई हैं उसकी तबाही होगी तो क्या होगा। ये सारा कुछ हर साल हम दोहराते हैं। हर साल मॉनसून आता है और चला जाता है, लेकिन किसी के पास साल भर एंटीसिपेशन में कोई काम करने के लास्ट मैं इजाज़त दे मुझे, वो ये है कि ये इसलिए नहीं हो पा रहा कि हमारी हुकूमत के वज़ीर, मशीर और जो मुतल्लिका लोग हैं वो सारे लगे हुए हैं रेटरिक में, चाहे वो कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से हो, चाहे वो पिछली हुकूमतों का रोना हो, चाहे वो नए मुकदमात बनाने हों। ये जो करने के काम है ये एब्सोल्युटली इग्नोर्ड। देखें बुखारी साहब, बात पता क्या है कि मैं सरप्राइज़ बिल्कुल नहीं हुआ कि सैलाब आ रहे हैं या नदी नाले भर गए हैं या यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, सड़कों में पानी से डूब में पानी जा रहा है, हॉस्पिटलों में पानी दाखिल हो गया है। इसलिए सरप्राइज नहीं हूँ। ये हर साल ये कहानी मैं देखता हूँ टीवी पे, हर साल। तो फिर क्या और करें? इस साल भी यही कहानी है, देखते रहें। बात असल वो है जो बुखारी साहब ने बात की है, क्या हमारे पास सोर्सेज भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं। बात यह है कि हमारे हुकूमती अदारे माजी में भी और अब भी सिर्फ देखते हैं, और कौम भी अब ऐसी हो गई है कि जो वो भी देखती है, वो भी अब नहीं पकड़ती, वो भी किसी को अकाउंटेबल नहीं करती है। ठीक कह रहे हैं। अब हालात इस तरह हो गए हैं। देखें, हर साल सैलाब नहीं आ रहा है। खान साहब मुझे बताएं, हर साल सैलाब नहीं आते? हर साल आते हैं। हमने क्या किया? हर साल नदी नाले नहीं भरते। हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? हर साल मैं बताता हूं क्या करते हैं। कराची में जितना गंद और जितनी बारिश अभी थोड़ी सी हुई है, पूरे का पूरा सिस्टम बैठ गया। मुझे एक बात बात का सिस्टम बैठ गया। जब एक बात जाने क्या हम क्या करते हैं, हर उस रास्ते में रुकावट खड़ी करके बिल्डिंग बनाते हैं। जो रास्ता एक नेचुरल बहाव होता है, पानी का गुजरने का एक रास्ता होता है, और सदियों से वो रास्ता है। हमने माजी में और शहरों में, देहातों में वो रास्ते हैं। अगर हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिए। मतलब कराची में क्या हुआ है? कराची में ये है कि जो रास्ते थे हमने वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी है, पानी अब जाता नहीं है, सारा शहर के अंदर रहता है।
कराची में आप देखें ना, कराची में तो सिस्टम सारे का सारा ही बैठा हुआ है। उधर तो थोड़ी सी बारिश हो जाए, पंजाब में तो फिर कोई कराची वाले भाई से है ना, ड्रेनेज सिस्टम, क्या कराची में क्या होता है? तो इतना बुरा बैठा हुआ है, समुद्र भी है वहाँ पे, पानी तबाही समुद्र हो में क्यों जाती चला है। जाता है? बात यह है कि पूरी दुनिया में दरियाओं पे काबू पा लिया गया है और हमने क्यों नहीं पाया? हाँ, और पानी जो है ये बारिश तो रहमत होती है, हाँ, रहमत है। लेकिन जो नाहली है स्टेट की, स्टेट फंक्शनिंग की, उस नाहली ने इसे जो है वो जहमत लोगों बना की दी। नहीं है जो दरियाओं में घर बना लेते अच्छा, हैं। नहीं, लोग- रावी दरिया को जिस तरीके से हमने इंक्रोच किया, एक सूबाई असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी बना दी है। अच्छा, लोगों की इस अब तरह जो से- मजीद होने जा रहा है, इनको पता है जो रावी रावी फ्रंट सिटी वाला। बनने जा रही अच्छा, है, रावी- उससे मुकम्मल तबाही हो अच्छा, जाएगी। नहीं, अगर इसका बंदोबस्त किया जाए, अब देखें लोगों की भी प्रॉब्लम यह है कि आप देखें कि सारा शहर मिलके जो है वो नालों में कचरा फेंकता है। नहीं तो लोगों ने तो नालों में कराची में घर नहीं बनाए आपके सामने, नहीं, लेकिन याद करें आप। देखो कराची में घर भी बने हैं और घर गिरे भी हैं और नाले जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। नाले क्या वजह क्या है? वजह- जब आप नालों का रास्ता रोकोगे, बिल्डिंगें बनाओगे, उसको रुकावट डालोगे, पानी कहाँ जाएगा? वजह- दो अदारे तीन काम बातें- नहीं करेंगे दो तो तीन यही बातें हैं। होगा। एक तो किसकी जिम्मेदारी है वो कि वहाँ क्यों बने हैं वो? एक तो लोग जो हुकूमत, हैं अदारे, उनका काम है। एक तो लोग भी गंद फैलाने में शामिल होते हैं। फिर दूसरा हमारी गवर्नमेंट का भी मसला है। जैसे लाहौर में भी जो है सिर्फ कराची में पानी नहीं खड़ा होता, लाहौर में भी होता एबटाबाद है, में खड़ा हो गया दूसरे है। शहरों में भी होता है। लेकिन गुजरांवाला में हो लेकिन गया। कराची में खान तो साहब पूरी दुनिया कराची में तो अदारे Let him- काम let करते him finish. कराची में तो ऐसा लगता है कि अवाम को एक अजियतनाक सजा दी जाती है। लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो ये उनसे छीन लेते हैं, उनकी जिंदगी को ये दोजख बना देते हैं। इसका बंदोबस्त हो सकता है। बात यह है कि लाहौर के अंदर पिछले पीरियड में, इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ ने एक बड़ी हद तक जो है वो कंट्रोल किया था। गो के उसमें भी कुछ डिफेक्ट थे, लेकिन पानी की पंपिंग का सिस्टम था, पानी निकल रहा था। अब सूरत हाल ये कि उतनी तवज्जो नहीं दी जा भाई, रही। इस हुकूमत ने भी पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई थी। असल बात यह है कि अदारे अगर काम करें तो काम इस सूरत हाल से बचा लें। बेहतर हो सकता है। ख्वाजा, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, एक बात कहना चाहूँगा। जब तक हम पानी के कुदरती बहाव के रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे तो फिर यही होगा कि सियालकोट में 2 फुट पानी होगा, एबटाबाद में पानी होगा, हवेलिया में पानी होगा, पुल टूट गुजरांवाला गया। में पानी होगा, पुल टूट जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हम पर भी आती है और हमें भी सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं, 13 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक, 13 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक एहतियात करें, बिजली के खंभों के करीब मत जाएं, अपने बच्चों को भी संभालें, अपने जानवरों को भी संभालें, अपने आप को भी संभालें। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वाजा हज़रात। मैंने ये तो कहा कि 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक बारिशें हैं, तो मेरे साथियों को ये कहना था, ये तो बता दो कि इन बारिशों में पानी भी आएगा, पानी खड़ा भी होगा। और बड़े मज़े की बात है, जब पानी खड़ा होगा तो उसमें बकरियां भी होंगी और बकर मंडियाँ भी होंगी, और वहाँ पे जो तफन होगा, जो बदबू होगी, वो भी अपना ईद के में शामिल होगी। अल्लाह जाने क्या होने वाला है। इससे पहले कि हम बकरियों की बात करें और बकर मंडियों की बात करें, अफसोसनाक वाक़या हुआ है अंजम कि कुत्ते के काटने से एक बच्चा की जान गई है। क्या करें? अच्छा, लाहौर में ये एक वाक़या हुआ कि कुत्ते के काटने से बच्चे की जान गई, लेकिन लाहौर में भी और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी, पंजाब के शहरों में कुत्तों के गौल तमाम शहरों में नज़र आते हैं। लेकिन मीडिया का, गवर्नमेंट का टारगेट जो है वो ऐसा लगता है सिर्फ सिंध है, कि सिंध में कुत्ते काटते हैं और बाकी जगह नहीं काटते। और पंजाब के कुत्ते अच्छे हैं, शरीफ हैं, हालांकि ये काटते नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं? कुत्ते हैं, वो हर जगह काट रहे हैं। और मीडिया की भी चाहिए कि वो सिंध को टारगेट बनाने की बजाय एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करें। बुखारी साहब, ये कुत्ते होते हैं, खा वो KPK की हो, बलूचिस्तान के हो, सिंध के हो या लाहौर के हो। मेरे ख्याल से या पंजाब के ये हो। डॉग बाइट के केसेस चाहे सिंध में हो चाहे कहीं भी हो, इसके ऊपर अप्रोच एक ही होनी चाहिए कि नहीं जो होनी लोकल चाहिए। अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए, जो एनिमल हस्बेंड्री के लोग हैं जिसका तदारक करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो न सिर्फ ये कि इन कुत्तों के ऊपर काबू पाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जिस रफ्तार से इनकी नस्ल बढ़ रही है ये और ज़्यादा डेंजरस होगी।
और दूसरी बात यह है कि इसकी वैक्सीन होती है कि अगर आप के काबू में नहीं आ रहे तो एक वैक्सीन होती है जो आप उनको करते हैं जिसके काटने से आदमी मरता नहीं है। फिर वो वैक्सीन वैसे ही मौजूद नहीं है, वो ना सिंध में मिलती है ना पंजाब में मिलती है। साहब इसका बड़ा सिंपल सा हल है, मैं बताऊं। पंजाब हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, केपी हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत, इन हुकूमतों को एक डायरेक्शन, एक डायरेक्टिव देना चाहिए अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को, अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को, और एक टारगेट देना चाहिए और एक एसओपी सेट करके बता देना चाहिए कि ये दीज आर दी पैरामीटर्स, दीज आर दी वैक्सीन, और ये प्रिकॉशंस करना चाहिए, और उस पे उनसे रिपोर्ट मांगी जाए और उनको टारगेट दे के उनको बताया जाए कि अगले 30 दिनों में आपने ये करके हमें रिपोर्ट करें। दैट इज द ओनली वे। अदरवाइज आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें, लाहौर में वाकया हुआ है, कल को आपको पिंडी में होगा। आप बहुत प्यारे अच्छे आदमी हैं, सिंपल है। पता है कितनी बहस है स्ट्रे डॉग पे, इनको मारना है नहीं मारना है, मारना है ज्यादती है। इनके बात सुन लो मेरी, बात सुन लो, क्या डिबेट क्या हो रही है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं कि इनको मारना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो जानदार हैं, और फिर नहीं मारना है। साहब, जब आप इनके बात तो सुन लो मेरी, बात तो सुन लो मेरी, तुमने तो तजवीज़ दे दी। और भाई इसके खिलाफ भी है कि इसको कुछ ना कहा जाए। ख्वाजाजाद, इससे पहले कि हम इसी कुत्तों के मामले में फंस जाएं कि मारना है नहीं मारना है, जहर से मारना है, टीके से मारना है, या कुछ और करना है, मेरे ख्याल हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जो बकर मंडियां हैं और जो बारिश का मौसम है और जो कोरोना है, इसमें क्या किया जाए। देखिए, गुजारिश ये है कि हर साल की तरह जिस तरह सैलाब आता है, किसी ने करना कुछ नहीं है, वही हाल ये है। हर साल ईद आती है, ईद में इसी तरह बकर मंडियाँ लगती हैं, इसी तरह ताफुन फैलता है, इसी तरह जिस तरह ये क्राउड जिस रफ्तार और तादाद में जाता है। कोरोना के चैलेंजेस नए हैं, डेल्टा की बात हो रही है जो हिंदुस्तान का बदतरीन वेरिएंट है। ऐसी सूरत हाल में इसको अगर मैनेज नहीं करेंगे आप, अगर लोकल अथॉरिटीज़ होती, लोकल बॉडीज़ फंक्शन कर रहे होते तो ये ज़्यादा आसान है इसको मैनेज करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद छोड़ दिया जाए, क्योंकि इससे इंसानी सेहत को ख़तरात लाक हैं। अभी इनकी कुर्बानियाँ होनी है, उसके बाद उसके डिस्पोजल का मामला है, बहुत सारे मामले इकट्ठे हैं। अगर इसको प्लान तरीके से अप्रोच ना किया गया तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं इस दफ़ा फिर क्या होगा। इस दफ़ा वाकई बात हाँ जी, इस दफ़ा बात पता क्या है, इस दफ़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। एक तो मानसून भी बिल्कुल बकरीद के टाइम पे आ गया, और दूसरा कोरोना भी एकदम अपनी पीक पकड़ना शुरू हो गया है दोबारा से। तो इसलिए ये पंजाब जो तमाम हुकूमतें हैं उन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि उनको ज़रा स्ट्रिक्ट मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अगर इन्होंने ये मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए तो फिर एक बात तय कर लें कि जो माजी में आपने कोरोना फेस किया, आपको उसके बाद लॉकडाउन की तरफ जाना आप ये बलदियाती इदारों वाली बात के ऊपर ज़रा आप ज़रूर कमेंट करें कि अगर होते तो इसको ज़्यादा मैनेज आसान करना था। आज से 3 साल पहले जब बलदियाती इदारे थे और शहबाज शरीफ यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, तो जो लोकल काउंसलर था वो हर शहरी की जो लाहौर में रहता है उसके घर से 3 नहीं तो 6 गलियां परे वो अवेलेबल था, उसको पकड़ा जा सकता था, उस पर दबाव डाला जा सकता था, उसने अगले इलेक्शन के लिए उन्होंने सफाइयां करवाई, मेरी बात सुननी होती थी। अब सूरत हाल ये है कि शहर में कोई ऐसा आदमी नहीं है जहां मैं रहता हूं कि इवन मतलब जो MNA है वो लाहौर में रहता ही नहीं है। अच्छा, अब MPA जो है वो भी अवेलेबल ही नहीं है। तो अब MNA और MP अगर सुनना भी चाहें तो ये 5-5, 6-6 लाख की आबादी में जो है वो MNA कितने लोगों की बात सुन सकता है। अगर ये काउंसलर अगर होते तो लाहौर का और पाकिस्तान का और कराची का और सब छोटे से छोटे शहर में। अब असल मसला यह है कि कहते हैं कि बल्दियाती जो लोकल गवर्नमेंट है वो वफाकी गवर्नमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो इंसान को वो बुनियादी सहूलतें फराहम करते हैं जो उसकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। गवर्नमेंट तो खान से बाबा नहीं सकती ना, हमने जो हालात है उसके मुताबिक बात कर। जावेद, हालात के मुताबिक तो ऑर्डर किया हुआ है ना। देखो जावेद, उन्होंने तो शहर के बाहर मंडियां बना दी हैं, अगर गली महलों में बकरे आ रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं, मार रहे हैं। एनफोर्समेंट के लिए अगर लोकल काउंसलर होगा तो मेरे जो सड़क के सामने जो अगर होगा ना, वो है नहीं है अभी, अगले 1 हफ्ते में तो नहीं आ जाएगा लोकल काउंसलर। यही निशानदेही कर रहे हैं ना, अभी आ नहीं सकता। हमने अवाम को बताना है, अवाम क्या करें, अवाम को ये
यानी ये क्या करना बंदा चाहिए बात कि तो सुन पहली लो। बात यह है कि अवाम क्या करे? हुकूमतें जो अवाम हैं, कुछ नहीं कर सकते। हुकूमतें दोनों तरफ से हुकूमतों को भी अपनी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यूनियन काउंसिल तक की डायरेक्शन देनी चाहिए। जो उधर एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं उनको देखो, एसओपी सेट enforce- करना Last चाहिए। word from अब Anjam, काउंसलर है नहीं है, कहां से ले आए आप? लास्ट वर्ड फ्रॉम अंजम। जो एनफोर्समेंट है वो पुलिस के जरिए होनी है या बल्दियाती महकमों के जरिए होनी है। मैं ये कह रहा हूं कि इस दफा बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत मुश्किल है, इसलिए गंद पड़ा हुआ है, गंद और पड़ेगा। अगर काउंसलर होते तो ये मुकामी लोग अभी उन पर दबाव डाल administrators पे के चली गई ना पुलिस को और बल्दियाती इदारों को एक्टिव कर लेते तो इंसानी जिंदगी ज्यादा सहूलत में आ जनाब जाती। ख़ानजाद, मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि सारा इंतज़ाम आपके हाथ में है। बल्दियाती पूरे इदारे पाकिस्तान के बल्दियाती कमिश्नर इदारे से नहीं रिक्वेस्ट हैं। करें। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, बल्दियाती इदारे नहीं हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सिस्टम आपके हाथ में है। बारिशें हो रही हैं, कोरोना फैल रहा है और आप मास्क तकसीम करते हुए मैंने देखे हैं सड़कों बाज़ारों में। इस सारी सूरत को काबू करने की ज़िम्मेदारी आप पे होती है और आवाम को भी चाहिए कि अपना फ़र्ज़ अदा करें। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।